Hello students, welcome back. In our previous video, we saw about the economic condition of Russia. हमने देखा Russian economy was agriculturalist economy. 85% people of Russia were earning their livelihood through agriculture. Industries were limited. Industrial workers were compelled to live a miserable life. कैसे उन्हें 15 घंटे 18 घंटे के आसपास वर्क करना पड़ता था, कैसे उन्हें शिफ्ट में सोने की परमिशन मिलती थी, कैसे उनके वेजेस लो थे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और इन सब को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि जो रशियन इकोनॉमी थी वो एक फेवरेबल ग्राउंड तैयार कर रही थी रशिया में एक बड़े रिवोल्ट के लिए, क्योंकि जो कॉमन पीपल थे, जो सफरर थे, जिनकी लाइफ मिजरेबल थी, दे वर मोर इन नंबर, और उनके अंदर ग्रेजुअली रिसेंटमेंट आ रहा था, असंतोष की भावना आ रही थी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सोसाइटी ऑफ रशिया, जिसे हम दो एस्पेक्ट में देखेंगे, अर्बन सोसाइटी एंड द सोसाइटी ऑफ रशिया इन कंट्री साइड। रूरल एरिया कैसा था रशिया में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि रेलवे वॉज एक्सपेंडेड इन रशिया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, और इसके फाइनली क्या देखा हमने कि नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई। अब जब नई इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई तो जो रूरल पीपल थे, दोज हु वर टेलिंग द लैंड ऑफ द नोबल्स, दे डिसाइडेड टू माइग्रेट टू द अर्बन एरिया। वो शहरों की तरफ आने के बारे में सोचने लगे और आना शुरू कर दिया, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, और सेटल्ड इन सिटीज़, और फिर वो शहर में ही बस गए। अब उन्हें जो वहाँ काम मिलता था, जो उन्हें जॉब मिलती थी, दैट वाज बेस्ड ऑन दियर स्किल्स। उनकी स्किल्स पर आधारित उनको काम वहाँ पर दिया जाता था। तो कहने का मतलब कि वर्कर्स जो थे दे वर डिवाइडेड, उनकी अपनी अपनी ग्रुप बनी हुई थी। किस बेसिस पर बनी हुई थी? ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। उन सभी वर्कर्स के ग्रुप में से जो मेटल वर्कर्स थे, दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट की मीनिंग मैंने बताई थी, बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली। तो अब ये क्या मेटल वर्कर्स उन पर शासन करते थे? नहीं, इट मीन्स दे वर सुपीरियर। यहाँ पर हम एरिस्टोक्रेट का मतलब ये समझेंगे कि वो सुपीरियर थे अदर वर्कर्स से। क्यों? क्योंकि मेटल वर्कर्स के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल की नीड होती थी, एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती थी, और इनकी डिमांड भी ज़्यादा थी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं कि रूरल पीपल जब माइग्रेट हुए तो मेन के साथ साथ विमेन भी माइग्रेट हुए। और अगर हम 1914 के फैक्ट्री को देखें रशिया के, तो 31% विमेन वर एम्प्लॉयड देयर। अगर 100 आदमी काम करते हैं तो उस 100 में से 31 जो होती थी वो विमेन होती थी, बट दे वर पेड लेस देन मैन। लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में वेजेस जो मिलते थे वो कम मिलते थे। रीज़न? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। ये कंसीडर कर लिया जाता है, ऑटोमेटिक ये मान लिया जाता है, एक स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है कि विमेन आर वीक, वो सॉफ्ट हैं, वो डेलिकेट हैं, उनसे ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, या फिर वो मैन की तुलना में कम काम करती हैं। तो जब वो कम काम करती हैं तो फिर वेजेस इक्वल कैसे हो सकते हैं? एक ये स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है जो आज भी कायम है, आज भी समाज में कायम है। आज भी पेमेंट को लेकर के बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है कि विमेन आर डूइंग लेस वर्क देन मेन बिकॉज दे आर वीक, तो उनको पेमेंट भी कम ही मिलनी चाहिए। खैर, वहाँ पर ऐसा होता था। एक सबसे अच्छी बात जो थी वहाँ पर, डिस्पाइट डिवीज़न वर्कर्स वर यूनाइटेड टू स्ट्राइक और टू स्टॉप वर्क इन ऑर्डर टू गेट दियर डिमांड्स फुलफिल्ड। ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दीज वर्कर्स वर डिवाइडेड। इनमें अपना अलग अलग ग्रुप बना हुआ था स्किल के बेसिस पर,
लेकिन जब कभी बात आती थी स्ट्राइक करने की, जब कभी बात आती थी एक साथ खड़े होकर के अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी डिफिकल्टीज को एयर करने की, तो क्या होता था, ये सभी मिलकर के एक हो जाते थे। दे अपोज देयर एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल ऑफ डिमांड और वर्किंग कंडीशन। और उनकी डिमांड क्या होती थी, जब अगर उन्होंने कोई डिमांड रखी और उनके एम्प्लॉयर ने उनकी बात को नहीं माना, तो वो उसका विरोध करते थे। और जिस मिजरेबल वर्किंग कंडीशन में उनसे काम लिया जाता था, वो उसका भी विरोध करते थे स्ट्राइक के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में भी मेंशन है ये चीज़, स्ट्राइक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि 1896 से 1897 के बीच में हुआ, और मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक हुआ 1902 में। तो ये सब हमने पढ़ा। और कहने का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स थे, वर्कर्स के साथ उनके क्लैशेस कंटिन्यू थे। अब हम देखते हैं रशियन सोसाइटी इन कंट्री साइड। Most of the properties were owned by nobility, the crown and the Orthodox Church, and they were the privileged section of the society. They were few in number, but they were the owner of maximum property. ज़्यादा से ज़्यादा जो संपत्ति थी उस पर इन्हीं का अधिकार हुआ करता था। Most of the land was cultivated by peasants, लेकिन जो इनकी ज़मीनें हुआ करती थी, चूँकि ये तो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये तो प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते थे, तो ये तो खुद खेती करेंगे नहीं, दे वर नॉट गोइंग टू टिल द फील्ड, तो करेगा कौन, पीजेंट्स। एक यहाँ पर डिफरेंस समझ लीजिए पीजेंट्स एंड फार्मर्स में। फार्मर एंड पीजेंट्स बोथ आर डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर, दोनों ही खेती का काम करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फार्मर इज टिलिंग हिज ओन लैंड एंड पीजेंट इज डूइंग द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द फील्ड ऑफ अदर्स। मैक्सिमम जो फील्ड था, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीन थी, उसको तो एरिस्टोक्रेट्स ने अपने कब्जे में कर रखा था। तो बहुत कम ऐसे वहाँ पर फार्मर्स थे जिनकी अपनी खुद की ज़मीन हुआ करती थी, और इन एरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन पर एग्रीकल्चर का काम किया करते थे पीजेंट्स। और यही रीज़न था कि जब रेलवे एक्सपेंशन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा रशिया में, तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिए। लाइक वर्कर्स, पीजेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे थे जिनके पास थोड़ा मोड़ा ज़मीन का टुकड़ा था। तो शहरों में हमने देखा कि दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, एंड आउट ऑफ देम मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट ग्रुप। वो अपने आप को सुपीरियर बताए, कौन, मेटल वर्कर्स। लाइकवाइज अगर हम कंट्री साइड की बात करें, तो यहाँ पर जो पीजेंट्री थी, दैट वाज आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। डिवीजन यहाँ पर भी था। जिनके पास अपनी ज़मीन का टुकड़ा था, थोड़ी उनकी कंडीशन बेहतर थी, लेकिन जो दूसरे की ज़मीन पर खेती किया करते थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। अब देखते हैं इन रशिया, एक्सेप्ट इन सम केसेस, कुछ केसेस को अगर हम हटा दें, पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। ये जो पीजेंट्स थे, ये नोबिलिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते थे। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप याद करो, मिराबो एंड एबेसीज, ये भी नोबल ग्रुप से ही थे, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सपोर्ट किए थे। और फ्रांस की जो जनता थी, थर्ड ईस्ट स्टेट जो था, वो नोबिलिटी की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उन्हें नोबिलिटी से भी हेल्प मिलती थी। नोबिलिटी भी लुई 16 के मिसमैनेजमेंट से खुश नहीं थे, वो उसकी तानाशाही से बिल्कुल खुश नहीं थे, और इसीलिए वो थर्ड ईस्ट स्टेट को सपोर्ट करते थे। और चूंकि वो थर्ड ईस्ट स्टेट को सपोर्ट करते थे, तो थर्ड ईस्ट स्टेट के भी जो लोग थे वो उनका उचित सम्मान करते थे। रशिया में ऐसा नहीं था। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। ऐसा क्या हो गया, रीजन, बिकॉज रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। क्योंकि पीजेंट्स को ये शिकायत थी कि नोबल्स जो इतनी ज़मीन पर अपना कब्जा करके रखे हुए हैं, आखिर में वो उसकी टिलिंग तो करते नहीं हैं, उस पर खेती वो तो करते नहीं हैं, करना किसको होता है, पीजेंट्स को।
तो क्यों ना वो ज़मीन उठा करके पीजेंट्स को दे दी जाए। वो जब ज़मीन पीजेंट्स की हो जाएगी तो अननेसेसरी जो बहुत सारे ड्यूज उन पर बनते हैं वो उन्हें नहीं देने होंगे, और उनकी जो मिजरेबल कंडीशन चल रही है, जो 2 स्क्वायर मील के लिए उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी सोच थी पीजेंट्स की रशिया में। नोबल्स ऐसा उनके फेवर में करते नहीं थे, और इसीलिए रशियन पीजेंट जो थे दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेलिटी। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और ऐसा एस्पेक्ट है जहां रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। ये कौन सा एस्पेक्ट है? तो जो रशियन पीजेंट्स थे दे वर्कड फॉर पोलिंग देयर लैंड टुगेदर। ये क्या करते थे, अपनी जो भी छोटी मोटी जो भी ज़मीन का टुकड़ा इनके पास होता था ये इसकी पोलिंग कर लेते थे, मतलब एक साथ, एंड देन डिवाइडिंग द प्रॉफिट, और जो चीज़ें उनसे होती थी वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ज़मीन को अपना ना कम्यून बनाते थे, एक्चुअली कम्यून, और उसको वहाँ रशियन लैंग्वेज में मीर बोलते थे। उसमें क्या करते थे, जितने उस एरिया के लोग हैं वो पूरी अपनी ज़मीन को एक मान लेते थे, सभी मिल करके उसमें खेती करते थे, और खेती होने के बाद जो आउटपुट आता था उसको वो जिसकी जितनी ज़मीन है इसकी बेसिस पे नहीं बांटते थे, जिसको जितनी ज़रूरत है, नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, उसके बेसिस पर फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब थोड़ा सा दिमाग पर आप लोग प्रेशर दीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और कार्ल मार्क्स को रिकॉल करिए। कार्ल मार्क्स भी कुछ ऐसा ही कहते थे कि सभी लोग मिल करके वर्क करें, और अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन जो आउटपुट आए उस वर्क का उसको इक्वली नहीं कहेंगे, एज पर द कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो जो कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी डेवलप की, जो उन्होंने दिया, रशियन पीजेंट्स तो ऑलरेडी उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में रखे हुए थे। ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ रशिया में एग्जिस्ट करती थी कंट्री साइड में। तो ये नेचुरल सोशलिस्ट थे, ये कार्ल मार्क्स को पढ़े बिना, उनको जाने बिना ऑलरेडी इस आइडियोलॉजी को अपने बिहेवियर में इन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो इनके लिए बहुत आसान था सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लेना, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स कह रहे थे एक्चुअल में अडॉप्ट करने के लिए, ऑलरेडी दैट वाज इन देयर प्रैक्टिस। तो ये था रशियन सोसाइटी जिसने रशियन रिवॉल्यूशन के लिए एक फर्टाइल फेवरेबल ग्राउंड प्रिपेयर किया। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक, socialism in Russia, we will discuss in our next video. Thanks to everyone.